अच्छा, आजकल बड़ा ज़्यादा मैं देख रही हूँ एड्स चल रहे हैं, EB2 वीज़ा, EB2 वीज़ा, मतलब ये इट्स जस्ट लाइक अ फायर दीज डेज ना। तो ये क्या है ना? मेरे ख्याल इसमें आइल्स की ज़रूरत है, ना ही कोई आपको बैंक बैलेंस वगैरह शो करना। तो मुझे लग रहा है शायद सारे ही लोग इस पर चाह रहे हैं कि इस पर अप्लाई कर दें। ये ज़रा मुझे बताइएगा। तो यूएस तो ऑब्वियसली एक बड़ी कंट्री है, लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशंस होती है, उसमें एक सर फहरिस्त है। ये हाईली स्किल प्रोग्राम है एक्चुअली। तो मास्टर डिग्री एक वजह से चाहिए, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस अगर 4-5 साल का है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अब तीसरी जो बात है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि जो आपका केस रिप्रेजेंट कर रहा है। आजकल एक टर्म चल रही है ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन। इस पर बड़े सारे आर्टिकल्स भी जर्नलिस्ट ने लिखे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस पर देख रहे हैं। मुल्क की अगर क्रीम बाहर जा रही है और वहाँ से आपको वो रेमिटेंसेस भेज रही है, जो भी है, आपको क्या लग रहा है कि इसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे कि मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मारूफ शहरियार हियर विद यू ऑल। कुछ लोग मुझे जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं हु एम आई, और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ, आई एम अ जर्नलिस्ट एंड अ न्यूज़ एंकर। और राइट नाउ मैं एक पॉडकास्ट के सिलसिले में एक ऐसी जगह आई हुई हूँ, थोड़ी देर में आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। वैसे अगर हम आजकल की बात करें तो आजकल हम देख रहे हैं कि हर दूसरा तीसरा बंदा बाहर जाने को तरजीह दे रहा होता है, काम के सिलसिले में या फिर इमिग्रेशन के हवाले से पूरी फैमिली के साथ। वैसे तो ये ट्रेंड काफ़ी पुराना है, काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन इस बार ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा पीक पर है। और इसकी थोड़ी सी जो वजह मुझे समझ में आती है वो ये है कि शायद लोग मुल्क के माशी हालात से और सियासी हालात से तंग आकर अब बाहर जा रहे हैं। तो थोड़ा सा फ़र्क अब मुझे ज़रा ये नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि एक आम तासुर ये भी है कि शायद अब मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे, इसी वजह से शायद बहुत ज़्यादा लोग बाहर जाने को तरजीह भी दे रहे हैं। ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर डिफरेंट चैनल्स काम कर रहे हैं, कंसल्टेंट्स हैं काफ़ी सारे। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि बता रहे होते हैं कि हम किस तरह बाहर जा सकते हैं, कौन कौन सा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि अवेल की जा सकती हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी इस पर एक कंटेंट बनाऊं। और जब मैंने कंटेंट बनाने का इरादा किया तो मेरा राब्ता हुआ बहुत ही मायानाज और फेमस कंसल्टेंट, सुपीरियर कंसल्टेंसी, और ताल्लुक़ है इनका उससे, आदिल इस्माइल साहब से। और जब मैंने उनसे रब्ता किया और उनसे बात करने की कोशिश की, थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश की, तो उनके पास तो इतनी नॉलेज है, जैसे आप कहते हैं ना कि नॉलेज का ज़ख़ीरा या समंदर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद इस बारे में बात करूं, उन्हीं की ज़बानी उनसे बात करना प्रेफर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ऑल गुड, थैंक यू वेरी मच। काम कैसा जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने खुद ही बता दिया कि पीक पर है। एग्जैक्टली। तो पीक का टाइम है 2-3 साल से, तो ऐसे ही है मामला। ठीक है। और आपने सही इंट्रो में कहा कि जो हालात हैं उसकी वजह से हर दूसरा तीसरा बंदा बाहर जाने की ख्वाहिशमंद है। हाँ। और बीट इमिग्रेशन हो, विजिटर हो या स्टूडेंट वीज़ाज हों, लेकिन मकसद एक ही होता है कि किस तरीके से वापस ना आया जाए। जो कि ऑब्वियसली मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ, मेरा तो बिज़नेस है, तो मुझे तो बड़ा खुश होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली वैसे बड़ी दुख की बात है, अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अगर आप अभी देखें ना, ब्यूरो इमिग्रेशन की वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसमें भी अगर आप सिर्फ इस साल का शुरू के 7 महीने का भी डाटा देखेंगे, ये डॉक्यूमेंटेड है। राइट। 4.5 लाख लोग चले गए 7 महीने का, मैं आपको बता रहा हूँ, और उससे ऊपर अभी है। हम दिसंबर के अंदर जो कि रिपोर्टेड है। जो रिपोर्टेड है, और इसको भी अगर 2-3 लाख और कर ले तो समवेयर अराउंड आप रीच कर रहे हैं 1 मिलियन के करीब। तो ये वो इतना बड़ा नंबर है जो कि कुछ आप 10-20 साल के अंदर भी निकालेंगे तो नहीं बनेगा। राइट। तो इतने ज़्यादा लोग जो है ख्वाहिशमंद है, और इसमें जो बड़ी तादाद है वो मिडल ईस्ट की तरफ बहुत मूव किया है। और उसमें लेबर की अगर हम बात करें तो लेबर भी जो है वो अगर 4.5 लाख है तो उसमें से कम 1.5 लाख 2 लाख जो लोग हैं वो लेबर है, ड्राइवर्स हैं, तकरीबन लाख भर की तादाद है। मैं स्टेटस से आपको बता रही, जाके चेक हो सकती है। अच्छा, ये मिडिल ईस्ट की तरफ का जो आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल है यहाँ जाना ज़्यादा आसान है शायद, ये वजह? हाँ, ऑब्वियसली ज़्यादा आसान है। उसकी वजह ये कि लोग जब ये समझते हैं कि मैं फौरी तौर पर कैसे मूव करूँ, तो उसमें इमिग्रेशन ऐसा फैक्टर है कि जहाँ पर आपको टाइम देना पड़ता है, पेशेंटली वेट करना पड़ता है, और उसके अंदर आपको कोशिश ये करनी पड़ती है कि सारे जो पॉइंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको कंप्लाई कैसे किया जाए। और उसके अंदर देर लगती है, तो हर बंदा चाहता है कि मैं ये फौरी तौर पर मूव कैसे कर दूँ, क्योंकि मुश्किलात मुझे आज है, अभी है। तो हम अभी कैसे जाएंगे, तो उसके लिए मिडल ईस्ट बहुत अच्छा है। मिडल ईस्ट में सिर्फ ये जहन में नहीं आना चाहिए कि ना मिडल ईस्ट सिर्फ दुबई है। ठीक है, मिडल ईस्ट में बहुत बड़ा है, लेकिन लेट्स कम टू द पॉइंट। अगर कि आपकी जो स्पेशलिटी है, चूंकि मैं आज आपके पास आई हूँ आपका इंटरव्यू करने, वैसे तो बहुत सारे लोग अब आपको जान चुके होंगे, और जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, मेरे ख्याल है उनमें से बहुत सारे लोग आपके साथ कांटेक्ट में भी होंगे, क्योंकि हर कोई आने जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपकी स्पेशलिटी क्या है, किस तरह से आप लोग काम करते हैं? टीम वर्क होता है ज़ाहिर है पूरा। और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि अब तक आप लोगों के थ्रू कौन कौन सी ज़्यादा कंट्रीज फोकस हैं जिसमें लोग अब तक जा चुके हैं, और कितने लोगों को आप लोग बहुत सक्सेसफुली बाहर भेज चुके हैं? अब बेसिकली तो जैसे लोगों को भी अंदाज़ा है और मालूम है कि मैं एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ,
लेगेसी कैरी कर रहा हूँ। राइट। हर जगह बताता हूँ कि मेरे फादर भी कंसल्टेंट थे, मैं खुद भी कंसल्टेंट हूँ, बेटे भी मेरे कंसल्टेंट हैं, सही। ठीक है ना, भाई भी कंसल्टेंट हैं। तो हमारी पूरी फैमिली अगर पाकिस्तान में उठाएंगे तो आपको इस तरह की फैमिली नहीं मिलेगी जो इसी इंडस्ट्री में। तो अनफॉर्चुनेट है कि इस बिजनेस को कोई इंडस्ट्री का दर्जा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जो आपकी फिल्म इंडस्ट्री है उसको इतना ज़्यादा प्रमोशन, जब बाहर आप पड़ोसी मुल्क को देखें तो पूरी इंडस्ट्री है। हाँ। तो ये भी एक इंडस्ट्री, लेकिन उसको दर्जा नहीं है। उसके बहुत सारे अवामिल है, बहुत किसी और टॉपिक पे ये वैसे अगर आप पूछेंगे तो हम बात करेंगे। अदरवाइज ये है कि इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे जो रहते हुए काम करते हुए वो 20 साल और उससे ज़्यादा का अरसा हो चुका हुआ है। सही है। मैं ये कर रहा हूँ, इसको कह रही हूँ सुपीरियर कंसल्टिंग 2004 से जो हमारी इमिग्रेशन फर्म है, तो उसके अंदर मेनली हमारा जो टारगेट है वो इमिग्रेशन है। ठीक है। और इमिग्रेशन यानी वर्क परमिट पे आप लोग करते हैं नहीं, वर्क परमिट हम नहीं करते। ये बहुत वाजे है और अच्छा है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू और वाजे तौर पर लोगों की तरफ चले जाए कि हम वर्क परमिट को डील नहीं करते। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट है जितना भी कंसर्न है, नॉर्मली कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा के ऊपर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं और फ्रॉड तरीके से बनाते हैं, और वो नॉन ऑथराइज कंसर्न जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है। बैक टू योर क्वेश्चन कि हम कौन कौन सी कंट्री को करते हैं, तो हम कनाडा मेनली है, मैं ऑथराइज एजेंट हूँ RCSC का, तो वो हम मेनली का कर रहे हैं। देन ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन है, रेजिडेंट हूँ तो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन भी करते हैं। तो तीसरा जो हम कर रहे हैं इस वक्त जो बहुत मशहूर है वो US है। सही। US हर जगह, हम एक जगह US को बुरा भी नहीं बोलते हैं, Exactly. ज़्यादा भी तैयार। अच्छा, यूएसए के हवाले से कुछ चीज़ें मैंने भी बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं, बहुत सारे ऐसी वो अपॉर्चुनिटीज़ और ऐसा आपको कहते हैं ना कि ग्रैब कर रहे हैं लोगों को कि बस दिल चाह रहा है लोगों का सब वहाँ जाए। इस तरफ भी मैं आऊँगी, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं आप कनाडा के लिए काम कर रहे हैं, स्पेशली जो आप कर रहे होते हैं कनाडा, और अभी रिसेंटली हमने देखा कि भारत के दरमियान जो एक कशीदगी हुई है, जो भी सियासी मामलात उनके बने, उसके बाद जो इसके बाद जो उन्होंने अपने साथ थोड़ा सा कुछ मामलात में चेंजेस किए, पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा सख्त हो गई। पाकिस्तानियों के लिए वो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनके साथ तो अब मामला थोड़े से बिगड़ गए हैं। और दूसरी तरफ एक और चीज़ मैंने ये भी देखा है, अभी रिसेंटली कनाडा ने कुछ पॉलिसीज़ अपनी बहुत ज़्यादा सख्त भी की हैं और पाकिस्तानियों के वीज़े बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। इसकी क्या वजह? देखिए, इसकी मेन वजह ये है कि हमारे यहाँ फुकदान है समझने का, ठीक है। वो समझ कर नहीं अप्लाई करते कि किसको अप्लाई करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर वही फिर बात आ जाती है कि यहाँ पर जो एजेंट्स, माफियाज जिसको हम कहते हैं, कंसल्टेंट्स, वो सारे के सारे मैदान में कूद जाते हैं और कहते हैं कि बस मिल रहा है। अब देखिए, इतना बड़ा मसला है, लोगों की आगाही नहीं है। ऐसे ऐसे एजेंट कंसल्टेंट आपको मिलेंगे जो कि मिरर वेबसाइट बनाकर, अब लोगों को ये भी नहीं पता होगा क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। वैसे ही मुझे भी नहीं पता के बारे में, प्लीज बताएं। आप उठा कर देखें, गूगल भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी ऐसी कंपनीज आई, पे बंद भी हुई, कुछ भाग भी गए। वो क्या कर रहे थे कि ना मिरर वेबसाइट्स बनाकर, मतलब सेम एज इट इज लुक अलाइक, आपकी वेबसाइट कैनेडियन गवर्नमेंट की बना ली, न्यू ब्रंसविक की बना ली, ब्रिटिश कोलंबिया की बना ली, और उनसे वो जॉब ऑफर निकाल के लोगों को बेच दे। वो यहाँ तक पैसे ले रहे हैं, उसके बाद उनका कोई काम नहीं होना। इट्स टोटली स्कैम। स्कैम है, था और रहेगा। और ये स्कैम बंद भी हुआ कुछ, ऑब्वियसली फिर कार्रवाई होती है जब लाखों की तादाद में लोग शिकायतें करते हैं, ये करते हैं। लेकिन उससे पहले से मैं लोगों को आगाह कर रहा हूँ, अपने पॉडकास्ट की सूरत में भी कर रहा हूँ। बट अनफॉर्चुनेट है लोगों का समझना, वो डेस्परेशन ज्यादा है तो समझ कम हो जाती है। वो समझना नहीं चाहते, वो कहते हैं कोई भी शख्स दाना डालेगा हम मुर्गी की तरह टुप टुप करते हुए उसके बाद तक पहुंच जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ फुकदान है, तो इससे बचना चाहिए। और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके हिसाब से हमारे यहाँ स्किल लेबर जो है, जो स्किल है और प्रोफेशनल है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका था। बट इंडिया के बंद होने की वजह से भी कैपिटलाइज किया गया है, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है पॉडकास्ट में, यूट्यूबर्स ने, कि अब आपके दरवाजे खुल गए, जैसे इंडिया पाकिस्तानी इतने खूबसूरत हो गए, इतने अच्छे हो गए कि उनको जो है ना वो फॉरेन इधर मिलना शुरू किया। ऐसा नहीं, देखिए कनाडा जो है वो जो भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है वो लॉ अबाइडिंग जो है कंट्रीज होती है ना, आप लॉ के ऊपर चलेंगे, क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तो ही आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मैंने इंडिया को बंद कर दिया या किसी और कंट्री को बंद कर दिया तो मेरे बड़े वारे नहीं आ रहे हो कि मुझे बांटना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता तो आपका कट ऑफ ड्रॉप डाउन हो जाता। रिजेक्शन इसी बेस पर हो रही है। हाँ, और रिजेक्शन इस बुनियाद पे, रिजेक्शन का भी ताल्लुक, देखिए वो इवैल्यूएट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाली डॉक्यूमेंट्स पे चले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग विदाउट प्रिपरेशन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजेंट्स जो नॉन ऑथराइज उससे कर रहे होते हैं। तो उनको जो सही आगाही है, प्रिपरेशन, आप एक स्कूल के अंदर बच्चे को भी भेजेंगे पढ़ने के लिए, वो प्रिपरेशन करके नहीं जाएगा, फेल होगा, नॉर्मल सा फॉर्मूला है। तो हम बगैर प्रिपरेशन के जब जाते हैं, और कई जगह पर जब मैं बात करूँ या मेरे जैसे और अच्छे कंसर्न जो काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जब वो कहते हैं भाई ये बना, आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी ये चीज़ कमी है, ये चीज़ करें, वो कहता है नहीं, फलाना कंसर्न तो कह रहा है कुछ भी नहीं ले आओ, डॉक्यूमेंट सिर्फ आप जो है ना ID के ले आओ, पासपोर्ट ले आओ, आपका काम हो जाएगा, हम करा देंगे। ठीक है, अच्छा, सक्सेसफुल रेशो बताया जरा सुपीरियर कंसल्टिंग का, कि कितना है, कितने लोग अभी तक आप मुख्तलिफ कंट्रीज में भेज चुके हैं सक्सेसफुल? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो स्लोगन मेरा है कि मैं कहता हूँ भाई 98% मेरे सक्सेस है, और
100% ऑनेस्टी। यानी आप फिर वो केसेस लेते हैं कि आपको पता हो कि ये इनका हो सकता है। देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं अक्सर बता देता हूँ लोगों को, IB है हमारा, लम्स है, एग्जाम्पल है कि वो किसको देते हैं जो Eligible है, टेस्ट को करते हैं, हर बंदा तो नहीं कर जाता। तो आसान सा है, आप अपनी लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर इन प्रिंसिपल को लेके आ जाए कि भाई अगर केस डुएबल होगा जो मुझे लगेगा, अपना असूल बना ले कि मुझे अगर पता है कि आप आए हैं और आपका केस नहीं है, मैं नो करना तो सीखूं, मैं मना करूं। मैं आज भी सुबह से लेके आज सैटरडे बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हो रही थी, मैं 3-4 क्लाइंट्स को जो है वो मना कर चुका कि आपका नहीं होगा। कहीं को तो मैंने कहा कि मैं अगर आपको मना करूं आप बुरा तो नहीं मानेंगे। अच्छा। तो वो कह रहे कि नहीं आप अच्छा है बता। तो ये एटीट्यूड आपने बनाना पड़ेगा। ये कोई लफाजी नहीं है, ये कोई नैरेटिव बिल्डअप नहीं है कि लोग सिर्फ आकर मुझे ही केस दे दें। हम तो ये दावत दे रहे हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर अच्छा काम करके भी पैसा बनाया जा सकता है, जो आपका राइट है, जो आपका हक हलाल की कमाई, वो करना चाहिए। क्या ऐसी जरूरत है कि मैं सबको ले लूं और अपना पैसा बनाऊं, लोगों को नुकसान करूं? बहुत ज़बरदस्त, मतलब ये वाली चीज़ होनी चाहिए। कंसल्टेंट्स मैंने देखा है खुद भी, चूंकि मैं काफ़ी सारे लोगों को जानती भी हूँ, विजिट भी किए हैं लोगों को, तो इस तरह का कम है रुझान ना कि बिल्कुल आप क्लियर कट बात कर लें। लोग कहते हैं हाँ हो जाएगा, चीज़ें कर लेंगे, लेकिन फिर वो बाद में टाइम गुजरता है, साल गुजरते हैं, लेकिन चीज़ें हो नहीं पाती। बहुत सारी क्लैरिटी है। एक तो देखिए मैं भी जब ये बात कर रहा हूँ, मैं जब कह रहा हूँ 98% सक्सेस इस तरह से डेवलप होती है, आप अच्छे लेंगे तो अच्छे प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये कतन ये बात नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 100% गारंटी कराता हूँ। ठीक है, ना मैं एम्बेसडर हूँ, ना एम्बेसी के ऑफिसर हूँ, इवन एम्बेसी का ऑफिसर भी आपको नहीं गारंटी देगा। तो हमारे यहाँ ये रुझान होता है कि जो गारंटी दे रहा है उसके पास चले जाओ, ठीक है, डन के सौदे कर लो। तो ये भी नुकसान होता है कि डन का जो कुछ लोग का, मैंने एक और भी इसमें पॉडकास्ट में बात की कि डन का जो है वो सौदा होता है, तो लोग क्या करते हैं नॉर्मली, ताकि ये भी लोग समझ जाए कि डन का सौदा क्या करते हैं कि भाई जब आपका अप्रूवल आ जाएगा तब पैसे देना। अब इसके अंदर बेनतहा से ज्यादा लोग जो है वो झांसे में आ जाते हैं। बिल्कुल। क्यों वो ये आर्गुमेंट मेरे पास भी जब रिफ्यूज होकर भी आए थे, यार उन्होंने कहा था डन का है, लेकिन मैं रिफ्यूज हो गया। या देखिए अगर आप डन की बात कर रहे हैं तो या तो गारंटी दे, राइट, अदरवाइज प्रोफाइल आपकी, डॉक्यूमेंट्स आपके, जेन्युइननेस आपकी, ठीक है, आपने अप्लाई किया, या तो आप खुद भी अप्लाई करें तब भी अप्रूव हो सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, तो फिर क्यों कंसल्टेंट? तो फिर आपने और इसके ऊपर आप एक हेफ्टी अमाउंट चार्ज कर लेते हैं। या तो आप उन कंसल्टेंट से भी कम पैसे चार्ज करें ना, जो कि नॉर्मल सर्विसेज में भी कर रहे होते हैं। तो आप बात करें, ठीक है, ये एक तरीका कार आपने निकाला कि जब हो जाएगा तो पैसे देना, वरना नहीं देना। बट बिजनेस एथिक्स, बिजनेस रूल्स के खिलाफ है। आप बिजनेस रन कैसे करेंगे? इसका मतलब है कि आप क्वालिफाइड लोग नहीं बढ़ा सकते, इसका मतलब है कि आप सर्विसेज नहीं डिलीवर कर सकते, उसकी एक कॉस्ट ऑफ बिजनेस होती है। तो वो उससे हटकर ये एजेंट वाला जब काम शुरू करते हैं तब जाकर नुकसान। तो ये हमारी आवाम बोलते 70% से ज्यादा जो है आवाम इस बात को समझने से भी कासिर है, इसको हजम करने से भी कासिर है। सही, कि वो ये नहीं समझते कि यार हमारे साथ ये हाथ हो रहा है, ये हमारे साथ धोखा हो रहा है, कि जब हो जाएगा तो पैसे दे देंगे, समथिंग लाइक दिस। ये सही नहीं है। अच्छा, आजकल बड़ा ज़्यादा मैं देख रही हूँ एड्स चल रहे हैं, कोई पेज खोलो तो स्पॉन्सर्ड एड्स आ जाता है कि EB2 वीज़ा, EB2 वीज़ा, मतलब ये इट्स जस्ट लाइक अ फायर दीज डेज ना। तो ये क्या है? मैंने भी इस बारे में काफ़ी पढ़ा है ना। मेरे ख्याल इसमें आइल्स की ज़रूरत है ना, ही कोई आपको बैंक बैलेंस वगैरह शो करना। तो मुझे लग रहा है शायद सारे ही लोग इस पर चाह रहे हैं कि इस पर अप्लाई कर दें। ये जरा मुझे बताइएगा, और कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, जरा वो भी बताइए। ठीक है, एक तो यूएस तो ऑब्वियसली एक बड़ी कंट्री है, लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशंस होती है, तो उसमें एक सरफहरिस्त है यूएस। तो यूएस के अंदर जो है वो एक प्रोग्राम आया पिछले 1.5-2 साल पहले, और लोगों ने फिर पिक किया, कुछ पहले कंसर्न नहीं किया, कुछ हमने जैसे थोड़े बाद में किया, उसके बाद अब और लाइन लगी हुई है। वो क्यों? क्योंकि एक तो रुझान ज़्यादा, आपको इन्वेंट्री मिल रही है, लोग आगे से इसको चाहते भी है कि भाई यूएस अप्लाई करें। ये हाईली स्किल प्रोग्राम है एक्चुअली, ओके, ठीक है, और हाईली स्किल के अंदर भी क्राइटेरिया थोड़ा सा नरम है देखने में, ठीक है आपको, हाँ, इसलिए कि आपको मास्टर्स डिग्री इक्विवेलेंसी चाहिए, ठीक है, ठीक है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस अगर 4-5 साल का है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, मेजॉरिटी लोगों के पास होता ही है। अब तीसरी जो बात है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि जो आपका केस रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि अगर जो हमारे बड़े बैरिस्टर्स हैं एतजाज से डील करेंगे तो डिफरेंट होगा, तो इससे छोटे करेंगे तो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो आपका जितना अच्छा कंसल्टेंट होगा, जितना अच्छा वो सिर्फ AI को यूज करके इस काम नहीं कर रहा होगा, थोड़ी स्मार्ट होगा, थोड़ा अच्छा रिप्रेजेंट, और उसके ऊपर आर्गुमेंटेटिव जो है वो उसके पास चीजें होंगी कि वो आपके केस को, इसीलिए ये पिटीशन कहलाती है, ये एप्लीकेशन नहीं है। ओके, पिटीशन हमेशा तो यानी ये प्रॉपर लॉयर्स के थ्रू ये चीज होती है। जरूरी नहीं है, लेकिन आप फाइट तो उसी से अंदाज में करेंगे। तो ये सेल्फ पिटीशन एक बंदा खुद भी अप्लाई कर सकता है, ओके, ठीक है ना, तो करते भी हैं। मेरे पास अभी हैदराबाद से केस आया था, तो उन्होंने खुद अप्लाई किया था, उनको RFE लगी हुई थी, उनको ये समझ में आया कि ठीक है अब यहाँ तक तो हमने झेल लिया है, ठीक है, अब आगे किसी एक्सपर्ट से ले लेते हैं। तो हमने उनको किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल भी हो गया, पिटीशन अप्रूव हो गई। ये प्रोग्राम बेसिकली एलिजिबिलिटी वाइज बहुत से लोगों को फिट होता है। सिर्फ इसके अंदर ये कि आप कन्विंस करेंगे
केस ऑफिसर को कि आपका जो प्रोफेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, स्किल्स ये कौमी मुफाद में, नेशनल इंटरेस्ट में, तो वो आपको जॉब ऑफर वेव करते हैं। NIW, नेशनल इंटरेस्ट वेव, राइट। ये आपको जॉब ऑफर बेसिकली वेव करे कि आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तुम आकर इजीली जो है वो आकर यहाँ पर खप जाओ। तो यानी कि स्किल्स और एजुकेशन के बेस पे तो मुझे लगता है मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी पड़ेगी कि जरा मैं भी देखूं कि क्या किया जा सकता है। मैं भी कोई जरा भी कर सकता है, जर्नलिस्ट कर सकते हैं, मीडिया प्रोफेशनल्स कर सकते हैं, जबरदस्त। बहुत सारे लोग इस प्रोफाइल को जो है ना वो मीट करते हैं और कर सकते हैं। तो ओनली थिंग आपको ट्राई जब तक नहीं करेंगे तो ओके, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि प्रोग्राम नया है, एजिंग इसकी भी कम है। क्योंकि अब ये भी बहुत बड़ा सवाल है, मुझे अक्सर वो लोग 2 सवाल मेरे जरूर डालते हैं कि ना मैं ही क्यों, ये सवाल जरूर होता है कि मुझे ही क्यों लेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल ये होता है कि आपके पास वीजा है नहीं है इसका, अच्छा, ठीक है। ये बहुत कॉमन सवाल है, वो ठीक आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है कि भाई आप वीजा, देखिए पिटिशन अप्रूवल है, सबके पास है, सारे के पास है, इसमें कोई जंग नहीं, कोई वो दे। हर बंदा सेल्स के लिए अपनी बड़ी बड़ी बातें तो करेगा, बिल्कुल लेकिन नॉर्मली ये कि पिटिशन अप्रूवल है, मेरे पास भी बहुत अच्छा, मैं लोगों को इनकरेज भी कर रहा हूँ, ठीक है। और आप इस पर काम भी कर रहे काम भी कर रहे हैं। आपकी स्पेशलिटी भी है ना? स्पेशलिटी वो हमारी है, अब उसको सेल पिच का मैं हिस्सा नहीं बताता कि मेरे पास अभी तक भी जितने भी मैंने 100-150 पिटिशन अभी तक किए हैं, उसमें अभी तक का जो रिजल्ट है वो 100% है, यानी ये केस अभी तक रिजेक्ट refusal नहीं हुआ हमारा। ओके, लेकिन मैं अगेन बात कर लेता हूँ भाई, खुदा के वास्ते इसको आप सेल पिच ना समझे, क्योंकि लोग फिर ये समझेंगे कि आज सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और ये अपना सेल पिच कर रहे हैं कि मुझे ले। देखिए ये सिर्फ इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि आप एक अच्छी पिटिशन कर रहे हैं, एक्सपीरियंस 20 साल के जब निचोड़ लेने आएंगे तो 20 साल के अंदर जो मैंने किया है एक्सपीरियंस उसका, मुझे लोग यूएसए अटॉर्नी छोड़कर क्लाइंट्स मुझे जो वो केसेस दे रहे हैं, ठीक है, तो कोई वजह होगी, राइट। मुख्तलिफ कंसर्न्स के चलते हुए केसेस छोड़कर मुझे दे दें, कोई वजह होगी। तो अच्छा प्रोग्राम है, इसके अंदर एलिजिबल बहुत सारे लोग हैं, और जो क्राइटेरिया है वो बैचलर्स डिग्री, 4 साल की अगर बैचलर्स डिग्री भी है राइट, और आपके पास 5 साल प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस है, तो तब भी आप इस पे एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बात हमारी एक बार अगेन, सॉरी आपको कि बात हमारी लगी कि वीजा के सवाल जब होता है राइट, तो उससे सबसे पहले सवाल ये करना चाहिए कि इस प्रोग्राम की एज क्या है। एग्जैक्टली, मैं यही आना चाह रही थी ठीक है, कि कितना टाइम लगता है हाँ। और वहां जाके करेंगे क्या, करेंगे। क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट वेव है, मतलब तो उन्होंने आपको जॉब वेव ऑफ कर दी, हाँ। तो वहां जाके फिर वो क्या अब सवाल ये कि भाई वीजा तो मिला नहीं है तो कैसे जाएंगे, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर अभी 1.5-2 साल जैसे हमने कहा, कहीं से भी चेक कर लें, ठीक है, 1.5 साल पहले, इससे पहले कोई भी नहीं जानता था EB2। सही है, जब 1.5-2 साल पहले आया है, गवर्नमेंट की अपनी USCIS की अपनी वेबसाइट के ऊपर इसका प्रोसेसिंग टाइम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 24 से 26 महीने, ठीक है, नहीं ऑलमोस्ट 2 इयर्स, 3 years, तो अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है। ओके, क्योंकि मैं डेढ़ मैं साल पहले कैसे कर एग्जैक्टली चीज आई है, हाँ, तो मैं कैसे, उसमें आपने पिटिशन फाइल की होगी, बनाई होगी, RFIs पर डील किया होगा, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ओके, थोड़ा सा पेशेंटली वेट। ये सवाल 2 साल 3 साल के बाद लगेगा, और फिर मैं अगर कहूँ यार मेरे पास वीजा नहीं है, तो फिर मैं तो ये कहता हूँ भाई, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ भी, मैं सबसे पहला बंदा हूँ जो EB2 छोड़ दूंगा अप्लाई करने के लिए, राइट, जब मुझे पता है मैं अगर फिर नहीं होगा। नहीं कर सकता, तो मैं एक्सपीरियंस तो करना पड़ेगा, केस चलाता है वकील, राइट, उसके बाद वो उसका एग्जाम्पल बनाया था कि ये केस में ये पेचीदगियां थी, इसके इंट्रिकेसीज ये थी, इस वजह से ये होता। अच्छा, एक आपने बड़ा सुना होगा आजकल एक टर्म चल रही है ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन, इस पे बड़े सारे आर्टिकल्स भी जर्नलिस्ट ने लिखे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस पे देख रहे हैं। मुल्क की अगर क्रीम बाहर जा रही है और वहां से आपको वो रेमिटेंसेस भेज रही है, जो भी है, आपको क्या लग रहा है कि इसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे कि मुल्क के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह, ऑलवेज मेरा ये बड़ा बेनिफिशियल? हाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है और एक्सप्लेनेशन है कि ब्रेन ड्रेन का वर्ड ही नहीं होना चाहिए इस तरह से, क्योंकि देखिए ब्रेन गेन अब वर्ड यूज होना चाहिए। जबरदस्त, ब्रेन गेन, एक नई टर्मिनोलॉजी आपने यहाँ से इंट्रोड्यूस करी। ब्रेन गेन तो होता ही है नॉर्मली, किसी भी तरीके से अगर आप देखेंगे, कोई स्टूडेंट जाता है, ठीक है, पढ़ के वापस भी अक्सर वो बेशतर आते हैं, बिल्कुल, वो टेक्नोलॉजी भी लाएगा, वहाँ के एनवायरनमेंट के भी जो उसने सीखा है चीज़ें, वो स्किल्स को लेके आएगा यहाँ पर, ठीक, ब्रेन गेन तो होगा। इमिग्रेंट जाता है, उसके बहुत सारी फैमिली तो उड़ा के वो काफ के तो नहीं ले जाएगा, एग्जैक्टली, उसके लिए आपको आपके कुछ ना कुछ तो होंगे, कहीं ना कहीं आपके रेमिटेंसेस का मामला बनता है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान का तो वैसे भी क्या जरूरत है इस वक्त, हाँ, डॉलर्स की जरूरत है, तो मैं हमारे जितने लोग जाएंगे बाहर, डॉलर्स उसमें से आधे भी लोग भेजेंगे, हमारा काम बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे है, तो इसलिए हमें डॉलर की जरूरत है, इसको हमें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। अक्सर और बेशतर लोग इस पर खाइफ होते हैं, कभी जर्नलिस्ट भी होते हैं, कभी हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो लोग डरते हैं कि शायद मैं इस तरह से बात करूंगा तो ये तो ब्रेन ड्रेन हो जाएगा और मेरी पकड़ शायद हो जाएगी। नहीं, आपको समझाना आना चाहिए। जैसे मैंने ये आपको भी बताया, ये नॉर्मली एक्सप्लेन नहीं कर पाते लोग कि भाई वीजा अगर नहीं है तो क्या, आपको बताएंगे न्यू प्रोग्राम के लिए वेट करना पड़ता है। ठीक है, सिमिलरली यही है कि जैसे कि यहाँ हम बात करें कि हमें ब्रेन गेन की जरूरत है, हमें और लोगों को भेजने की जरूरत है, उसमें लेबर भी तब पे आपका फायदा करता है। ठीक है, यानी कि ये मतलब एक बहुत ही, मैं अगर कहूँ ना कि यूजफुल पॉडकास्ट रही है, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज मिली है, जितना कुछ मैंने पढ़ के आई थी, समझ के आई थी, उससे कई ज़्यादा मतलब चीज़ें समझ में आ रही हैं।
तो मेरे ख्याल आई होप आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। और जो चीज़ें आदिल इस्माइल साहब ने बताई हैं, सुपीरियर कंसल्टिंग तो मतलब एक नाम है। और साथ में ये भी कि ये जो मैं अभी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये आदिल साहब के पेज से भी चलेगा, यानी सुपीरियर कंसल्टेंट। और इसके साथ साथ जो मेरा यूट्यूब पेज है मारूख शहरियार, वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। मजीद इस तरह की अगर आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, चूँकि मैंने इरादा किया है कि इस तरह की यूज़फुल पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ वगैरह मैं आने वाली एपिसोड्स में भी आप लोगों के सामने रखूंगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट शो करेंगे तो डेफिनेटली मैं इस पर काम करूंगी। टिल देन टेक केयर, इट्स मी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।